हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ भूगोल। भूगोल में क्या, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्लास 10 में ये फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में दोस्तों हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है, संसाधन का परिभाषा किस भूगोलविद ने कैसे दिया है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। संसाधन, हम अपने दैनिक जीवन में जितना भी चीज़ का उपयोग करते हैं वो सभी हो गया संसाधन। चाहे वो मिट्टी ही क्यों ना हो दोस्तों, पानी पीते हैं पानी ही क्यों ना हो, सब कुछ संसाधन, खनिज ही क्यों ना हो, सब चीज़ संसाधन हो गए दोस्तों। तो संसाधन का परिभाषा दोस्तों मैंने लिखा है, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। जो हम मानव जीवन में उपयोग करते हैं वो सभी वस्तु को हम संसाधन मानेंगे दोस्तों। अब संसाधन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज आदि। दोस्तों, मैंने 4-5 ही लिया है क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं है लेना। तो अपने उपयोग में आप जो भी वस्तु को लाते हैं उसको आप बोलिएगा संसाधन। ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड। दोस्तों, अब संसाधन की परिभाषा भूगोलविद एक थे जिम्मरमैन, उन्होंने दिए। संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होता नहीं है, ये बनता है। जिम्मरमैन का कथन था, ये भूगोलविद थे, भूगोल के बहुत बड़ा जानकार आदमी थे जिम्मरमैन। दोस्तों, ये कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आ जाता है। दोस्तों, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को दोस्तों कई पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, इसमें भी नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। मेरे पास दोस्तों एनसीईआरटी का बुक है, ये बुक देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों ये जो संसाधन है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, जैव संसाधन, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल के द्वारा जो संसाधन की प्राप्ति होगी उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, सजीव के जितने भी लक्षण होते हैं जैव संसाधन में मौजूद, जीवित रहते हैं। जैसे जैव संसाधन का एग्जाम्पल पूछेगा तो मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। दोस्तों, ये सब हो गए जैव संसाधन के उदाहरण। जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन के बारे में जान गए। अब जानेंगे अजैव संसाधन। और जैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को, जो चीज़ मरा रहेगा उसको बोलेंगे अजैव, जो जिंदा रहेगा उसको बोलेंगे जैव। जैव अजैव बहुत ही आसान है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे चट्टान, धातु, खनिज, ये सब अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। अब दोस्तों हम उपयोगिता के आधार पर संसाधन को बांटेंगे। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं किसको, सो पहले वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीन मतलब होता है नया, जिसे फिर से नया रूप में ला सकते हैं तो उसको बोलेंगे नवीकरणीय। बहुत ही नवीन मतलब नया, पुराना रूप से जब हम नया रूप में लाएंगे तो नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन प्राणी, जिसे सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया गया।
दोस्तों अब जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, मतलब बहुत लंबा समय लेता है अनवीकरणीय संसाधन में। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते, 1-2 साल ने, 5 साल ने, 10 साल ने, लाखों वर्ष लग जाता है दोस्तों, तब जाके ये अनवीकरणीय संसाधन तैयार होता है। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो पुनर्चक्रीय नहीं होता, फिर से उसको नहीं बना सकते हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक बार किसी चीज़ को अनवीकरणीय संसाधन को उपयोग हम कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, फिर हम बार बार उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जिसका उपयोग दोस्तों हम बार बार नहीं कर पाएंगे वो हो गया अनवीकरणीय संसाधन, और जिसका उपयोग हम बार बार कर पाएंगे नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल दोस्तों होगा जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज लवण नहीं होगा, कोयला, पेट्रोलियम, गैस उस हो गया, ये सब हो गया दोस्तों। इसका उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाएगा। दोस्तों 3 नंबर में हम लिखे हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को कई भागों में बांटा गया है, अब उसके बारे में बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों फर्स्ट नंबर में है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन दोस्तों क्या होता है, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, किसी खास व्यक्ति के पास होता है व्यक्तिगत संसाधन, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। दोस्तों जैसे मेरे पास 5 बीघे खेत है, तो 5 बीघे खेत के हम रसीद कटाते हैं, तो उसके लिए सरकार को हम टैक्स देते, कर देते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत सामान है, मेरा पर्सनल है, लेकिन उसके लिए मुझे देना पड़ता है गवर्नमेंट को टैक्स, तो इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, आपको बताया ना, भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, घर या जायदाद। घर दोस्तों हम घर भी बनाते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। मार्केट में 5 मंजिला 10 मंजिल बनाता है, पहले सब कुछ आवास विभाग को देना पड़ता है। हम 10 मंजिल घर बना रहे हैं, इसके लिए तो आवास विभाग उस पर टैक्स बांधता है, उसके अनुसार उसको टैक्स देना पड़ता है हर एक साल, जिस पे लोगों का निजी स्वामित्व होता है। घर उसका अपना है, फिर भी वो टैक्स सरकार को देगा। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन ही। बाग बगीचा, जैसे बगीचा, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, पपीता का पेड़, ये सब पेड़ होता है ना दोस्तों, लीची का पेड़, ये सब मेरे पास है, जिस पे निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। कुआं भी अपने पास है, तो इस सब पे न निजी व्यक्ति, पर्सनल आदमी का होता है ये सब। उसके बाद हो गया दोस्तों सामुदायिक। सामुदायिक में समूह में जो चीज़ होगा ना काम, उसको सामुदायिक बोलेंगे। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक से क्या कहता है, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे मुखिया सब शौचालय बना दिया चौक चौराहा पे, हरिजन टोला में बना दिया, हरिजन टोला में सामुदायिक भवन बना दिया, ये सब समुदाय के लिए नहीं हुआ दोस्तों। गाँव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब। दोस्तों ये सब क्या होता है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तालाब हो गया, ये सब दोस्तों एक आदमी का नहीं रहता है, ये सब सामुदायिक हो गया। सब आदमी जाके मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं, तो सामुदायिक हो गया, स्वाभाविक है दोस्तों। इसमें सार्वजनिक पार्क भी आता है, जैसे अपना समस्तीपुर में, रोसड़ा में, पटना में, ये सब पार्क है ना, तो कोई भी आदमी घूम सकता है, किसी को दिक्कत नहीं हो। पिकनिक स्थल, नया साल में पिकनिक मनाते होंगे आप लोग, तो पिकनिक स्थल भी दोस्तों इसमें आ सकता है। खेल मैदान, खेल का मैदान, पटेल फील्ड है ना अपना समस्तीपुर में, वहाँ पे खेल के मैदान जो है वो भी दोस्तों एक प्राकृतिक सामुदायिक संसाधन ही है दोस्तों। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के रूप में ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सुलभ होता है, मतलब आदमी के समुदाय के लोगों के लिए ये सब सामुदायिक संसाधन बता दें। अब दोस्तों हम अगला बताएंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है।
राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्र के लिए होता है, ये बात आप जानिए। कानूनी तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कानून रूप से। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में करे। आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। शहर का विकास के लिए बोर्ड लगता है ना दोस्तों, तो वो आपने कभी न कभी देखा ही होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत करता, सरकार दोस्तों इसको लगाता है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं, ये संसाधन का विकास करते हैं। ये हो गए राष्ट्रीय संसाधन। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, देखिए दोस्तों ऐसे संसाधनों का निकट नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ के खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पे जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ संसाधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। राष्ट्र करेगा कोनो न कोनो, लेकिन दोस्तों ये जो होता है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये एक स्वास्थ्य संगठन है ना, तो इस पे संपूर्ण आदमी का अंतर्राष्ट्रीय हो गया ना दोस्तों, तो सभी मतलब देश का इस पे अधिकार है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया संसाधन क्या है। संसाधन जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन क्या होता है, संसाधन का वर्गीकरण भी किया है, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। दोस्तों सब कुछ बता दिए हैं। इस पाठ में इतना ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। एक दो दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी है, उसको हम भी आपको बता देते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन, कोयला खत्म होने वाला है तो अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा, सौर ऊर्जा मतलब फिर से ही बनेगा, पुनः पूर्ति योग। तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पे सीमा अपरजन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के अनियोजितकरण विद्रोह से है। समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय सीमा से कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा, 19.2 किलोमीटर। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद आसानी से हो जाएगा। इससे बिहार बोर्ड में कोयला किस प्रकार का संसाधन है ये पूछता है, और नवीकरणीय संसाधन। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें मैंने संसाधन के बारे में डिटेल से चर्चा की। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। बाय बाय।